एक बार और सिग्मा। जैसे कि अभी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रहा है, 1 दिन या 2 दिन और चलेगा, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। हालांकि बड़ा है, 2 दिन 3 दिन चलेगा भी। हाँ, ये तो बड़ा टॉपिक है। 1 मिनट और सिलाई होगी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? चलो, सुषमा भी बोली 2:30 बजे से क्लास है। वो आज जा रही ना, वो हो सके तो आज क्लास ना करेंगे। चल के बना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन आया था इस बार, हम देखें। 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में दम आया था लगातार। एक फ्रांस से था। वो ऑस्ट्रेलिया तो पढ़ाए थे ना लगे? पता नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाए थे कि नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं, नहीं पढ़ाए थे। चलो आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम लोग को पढ़ना है। बोलो ऑस्ट्रेलिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब मुझे तुम लोग बताओ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब नहीं पता? कल बताया था। राजतंत्र नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हम बताए थे, जहां पे तुम्हारा किंग भी हो या क्वीन हो। किंग हो या क्वीन हो, यूके में पढ़ाए थे। और प्लस प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जहाँ पे तुम्हारा मोनार्की सिस्टम भी हो और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो, है ना। जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी हो और वहाँ पे मोनार्की भी हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये बिल्कुल यूके के जैसा है। यूके में भी तो हम लोग यही ना पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। बोला ये जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम यूके को बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या, हम तुम लोगों को बताए थे। फेडरलिज्म या फेडरेशन का मतलब ये होता है पावर का डिवाइड। पावर का डिवाइड हो दोनों के बीच में बराबर बराबर, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। या फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट। फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है, ठीक है। बोले जब पावर को डिवाइड किया जाता है सेंटर और फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसी को बोला जाता है फेडरेशन। ये करवाने के बाद हम पेपर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे इस बार का, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? किंग होगा, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? किंग है। नाम याद करना जरूरी नहीं, मैं इसको ऐसे गलती से हाईलाइट हो गया था मेरा। बोला किंग को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि करेंटली नाम लिखा हुआ है कि एंथोनी एल्बेंसे करके नाम है, वो है अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ये उतना याद करने की जरूरत नहीं, इसी हाईलाइट का हो गया मेरे से गलती से, लेकिन फिर भी बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बोला कि ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना वो स्टेबल है। कब से? बोले 1901 से ही यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये वर्ल्ड के सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब है इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूएस में भी बना, बहुत सारे कंट्री में बना, लेकिन सब में चेंज हुआ, लेकिन ये ऐसा है जो एकदम है तो है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे बोला वोट देने के लिए, सिटीजन्स को वोट देने के लिए 18+ होना चाहिए, तभी वोट दे सकता है सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। बोला कि यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, जो कि कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव से मतलब लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव के अंदर पार्लियामेंट आता है ना, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस आता है।
एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और तुम्हारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर वगैरह होता है वो लोग होते हैं। और एक होता है जुडिशरी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो होता है यही फाइनल कोर्ट होता है। और दूसरे फेडरल कोर्ट भी होते हैं, स्टेट के भी कोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट होता है, वही फाइनल अथॉरिटी होता है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट चलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चलता है, ठीक है। ये सब उतना पेज इंपॉर्टेंट नहीं था, जो पेज इंपॉर्टेंट आया वो बोला। हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कानून को बनाना। हम लोग ये इंडिया में भी पढ़े हैं कि कानून कौन बनाता है, तो लेजिस्लेटिव बनाती है। ठीक है, इस टाइम ना सोने का टाइम रहता है बहुत। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देखो, बोला पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, पार्लियामेंट में तुमको 3 चीज देखने को मिलेगा। बोला कि किंग मिलेगा जो कि सिर्फ असेंबली हेड है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। बोला गया कि इसके ये बाई कैमरल है, तो बाई कैमरल का मतलब क्या? 2 हाउस है। एक हाउस का नाम है सेनेट। सेनेट और किसका हाउस का नाम है बताओ? यूएसए है ना। और यहाँ पर भी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में भी सेनेट है। यहाँ पे सेनेट का मेंबर दे रहा है 76। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो वहां पर भी था, यहाँ पर भी बिल्कुल यूएस के जैसा देखो नाम। वहां पर भी तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट था, है ना। लेकिन यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो मेंबर है 150, यानी ये 2026 का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। 26 में एग्जाम हुआ था तुम लोगों का कि 25 दिसंबर में हुआ था। 6 जनवरी 2026। 6 जनवरी है ना, 26 से हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा 150 मेंबर। याद हो जाएगा, इजी है, ज्यादा भारी नहीं। बोले कि सेनेटर के बारे में पढ़ लेते। सेनेटर का टर्म 6 ईयर होता है। इलेक्शंस आर स्टैगर्ड, हाफ इलेक्टेड एवरी 3 साल। बोले कि 6 साल तो जरूर होता है, लेकिन हर 3 साल पे 3 साल का हर 3 साल पे इलेक्शन होता है। हर 3 साल पे हर 3 साल पे हाफ हाफ को हटा देते हैं, मतलब मान लो कि 10 होगा, ठीक है। 10 मेंबर, सॉरी, सेनेटर में कितना मेंबर है तुम्हारा? 76। तो 76 को तुम 2 से करो तो कितना हो जाएगा इसका हाफ? 2 तिया 2 8 38 हो गया। तो हर 38 मेंबर को 3 साल के बाद हटा दिया जाता है, इलेक्शंस के थ्रू लाया जाता है और हटा दिया जाता है। ये होता है हाफ इलेक्टेड एवरी 3 ईयर, ठीक है। हर 3 साल के बाद क्या जाता है, इनको हटाया जाता है और फिर इलेक्ट किया जाता है। बोला कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, सर्व टर्म इक्वल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द 3। अभी इसके बारे में बताएंगे इसका मतलब क्या बोला। बोला कि हर 3 साल, देखो बोला कि 3 साल में तो इलेक्शन होता है ना। तो बोला और जो बचा रहता है ना, उसका टर्म बिल्कुल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जैसा रहेगा। क्या है? सेनेट है। उतना पढ़ना नहीं तुम लोग, खाली टर्म याद करनी, फिर भी समझा दे रहे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला कि आधा को तो 3 साल के लिए हटा दिया जाएगा, है ना। आधा आधा को क्या करेंगे, हर 3 साल पे हटा देंगे। फिर बचा 38 मेंबर का तो हटा देंगे 3 साल के बाद। फिर बचा 38, तो ये 38 को क्या करेंगे? बोले ये 38 बिल्कुल ये वाला एंजॉय करेगा पावर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जैसा। तुम लोग को ये सब कुछ नहीं पढ़ना, इतना टेंशन नहीं लेना, बस खाली सेनेटर का टर्म क्या है 6 ईयर, और कुछ नहीं याद करना। अब आ जाओ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पढ़ते हैं। बोले कि इसका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टर्म है वो 3 साल का होता है, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर में रिक्वेस्ट गवर्नर जनरल टू कॉल एन अर्ली इलेक्शन। देख लो भाई, प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब तुम एक चीज देखोगी कि ऑस्ट्रेलिया में बोला गवर्नर जनरल ही, मतलब यहाँ पे तुमको हम एक चीज क्लियर नहीं की है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, लेकिन काम कौन कर रहा है? देखो बोल रहे कि यहाँ पर किंग, हेड ऑफ द स्टेट किंग को रखा गया, लेकिन इसका बदली काम करेगा गवर्नर जनरल, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर सब चीज बोलता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, सेशन करवाने के लिए भी प्रेसिडेंट को बोलता है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किसको बोलेगा? गवर्नर जनरल को। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका काम को कर रहा है। मतलब एक तरीके से तुम अगर हटा दो कि किंग नहीं है, किंग को हटा दो, गोली मार दो, किंग है ही नहीं है, ठीक है। किंग को गोली मार दो, किंग नहीं है, किंग की जगह पे गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, जो इंडिया में प्रेसिडेंट काम करता है ना, हेड ऑफ द स्टेट, वही यहाँ पे वो ये काम कर रहा है ना, हेड ऑफ द
स्टेट बैंक के गवर्नर जनरल। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर गवर्नर जनरल को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए और इलेक्शन कराइए। प्राइम मिनिस्टर चूज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, सेनेट से नहीं लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लिया जाता है। मस्ट हैव द सपोर्ट, मेजोरिटी होना चाहिए, ऐसे नहीं लेगा, अगर मेजोरिटी सपोर्ट मिलेगा तभी लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। बोला है कि दोनों को इक्वल पावर मिला हुआ है, दोनों हाउस को, सेनेटर को भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी, ठीक है। सेनेट बोल रहा, लेकिन ये बात एक बात काल बोला कि लेकिन एक चीज, इक्वल पावर तो दिया गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों को तो इक्वल पावर दिया, लेकिन एक चीज में सेनेट का पावर कम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, इंट्रोड्यूस कैन मनी बिल, लेकिन सेनेट जो है कैन नॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल। हो गया ना डिफरेंट दोनों में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया, देखो अब हम हर जगह तुम देखोगी पूरा इंडिया का 3 स्ट्रक्चर होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर अभी हम लोग पढ़े कि लेजिस्लेचर में क्या था, लेजिस्लेचर में तुम्हारा था सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कंप्लीट हो गया, पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव के अंदर बोला क्या क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है लॉ को पार्लियामेंट के थ्रू, है ना। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको पास करता है, पार्लियामेंट होता है लॉ मेकिंग, लॉ को पास कौन करता है, तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव के अंदर बोला कि 3 लेयर होगा, टॉप लेयर पे बोला किंग होगा, मिडिल लेयर पे बोला प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होगा, बॉटम लेयर पे कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट और एजेंसी होंगे। पब्लिक सर्वेंट एजेंसी कौन, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं वो लोग होंगे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव्स के अंदर होंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज ए फेडरेशन, यहाँ पे एक फेडरेशन है, जुडिशियल पावर जो है सेंट्रल इस फेडरल स्टेट को, फेडरल को और स्टेट कोर्ट को पावर दिया गया है, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखें कि फेडरलिज्म है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म है ना। फेडरलिज्म का मतलब कि फेडरल और स्टेट के बीच में जो कोर्ट का पावर है वो बराबर है। बोले कि हाईएस्ट कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट का नाम क्या है, तो हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खत्म। मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगी, सुनो, मैं तुम लोग को दोनों मिक्स करके लाऊंगी, जैसे कि आरसी को ये सब हो गया है, सुषमा का ये सब नहीं हुआ है, तो अगर मैं खाली नया ला रही हूँ, ठीक है, ज्यादा नया नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो एक आदमी का नुकसान होगा, चलो नुकसान नहीं होगा लेकिन फिर भी पीछे वाला फिर रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं मिला के, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला नया था तो फिर उसके बाद में पुराना लाई, ठीक है, तो पुराना थोड़ा करा लेती है, उसके बाद हम पेपर वन कराएंगे, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें से रिवीजन करवा लेती और उसके बाद आगे बढ़ती, क्योंकि वो टॉपिक न्यू था ना। मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बाइक कैमरल है, बाइक कैमरल में नाम बता, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते, लोअर हाउस बोलते या अपर हाउस बोलते सेनेट को, अपर हाउस। कल चाइना कराए थे आरसी, देखी थी, हाँ हम देखे। बताओ टर्म कितना साल होता सेनेट का, 6 years। इसका 3 years। बस हो गया, अब तो हाँ। कुछ अब मेन चीज तो भूल जा, मेंबर कितना होता है सेनेट में, 76। इसमें कितना होता है, 150। 150, कहीं कहीं पे तुम देखिए 151 भी देता है, लेकिन क्वेश्चंस में ऑप्शंस में तुम्हारा 150 ही है, और कहीं कहीं पे तुमको गूगल में देखोगे तो 150 ही देगा, बुक में देखोगे तो 151 देगा, तो बुक का कोई मैंने, बुक तो लिखा गया छपा गया, तो चेंजिंग होते रहता है, तो 150 ही याद करना है, क्योंकि अभी करंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। अच्छा तुम्हारी कोई फ्रेंड का निकला नेट, कोई जान पहचान का, नहीं थे, किसी का नहीं।
ये इतना टफ क्यों कर दिया बाबा कि किसी का नहीं निकाला। मेरे फ्रेंड लोग तो बोला हम नहीं देंगे, लेकिन हालांकि देगा, ऐसा बात अब नहीं तो हम है। फिर से कोशिश कर रहे हैं ओबीसी का। करो ओबीसी का कोशिश, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुछ भी करो। अरे मेरा खुद चला गया तो मेरे को इतना टेंशन हो रहा, हम क्या बताएं। तो आपको अब कुछ नहीं हो सकता है, जैसे कुछ भी किसी से बात करके जा कुछ करके? नहीं आरसी, हर तरह का हथकंडा अपना लिए, हर तरह का हथकंडा अपना लिए। मेरा छोड़ो ना, मेरे बहन का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मुंह पे आके नवाला नहीं मिलता तो तुम सोचो कितना बड़ा ही लगा। ठीक है, हर तरह का हथकंडा अपना लिए, किससे किससे नहीं किए। इतना दिन कोर्ट दौड़े, हम बोले कितना भी पैसा लेके कर दे, लेकिन कोई नहीं तैयार हो रहा, कोई नहीं, सब मना कर दे रहा। 1992 का दलील मांग रहा, हम लोग को तो अपना घर ही नहीं, तो 1992 का दलील कहाँ से दिला के। यही ना प्रॉब्लम हो जाता है। अपना घर ही नहीं तो अब दलील कहाँ से दिला के। बात ये है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये ना। लेकिन अच्छा नहीं किया कि है ना ओबीसी को हटा दो, 1992 का दलील मांगो, ऐसे करके कर दिया है तो कितना प्रॉब्लम होगा। सही बात है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग लेता। जानती हो तुम्हारा लिखा हुआ था ना, तुम जाओगी तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर 1992 का, हम गए तो देखे नीचे लिखा हुआ था कि 1992 का कोई भी अगर प्रूफ है कि आप वेस्ट बंगाल में रहे हैं तो लाके दिला। मेरे अब्बी का 1992 का यहाँ पे बैंक का खाता है, स्टेट बैंक का, मतलब वो वेस्ट बंगाल बैंक ही है, उसका खाता है। तो हम जाके हाँ यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे मेरा खाता था बैंक का, तो बोले नहीं नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ, 90, तब तो होना चाहिए। सिर्फ 1992 का तुम्हारा ये चाहिए, क्या नाम है ये, मेरी आप ही का सब बेटी का बन जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि मेरे मेरे नौसी भाई का घर जो है ना 1992 का है, उनके पापा का घर। अच्छा, अब मेरे हस्बैंड का भी नहीं, हम अगर चाहेंगे अपने हस्बैंड का नाम से बना ले तो वो भी तो नया घर बनाए हैं ना। उनके पापा लोग तो पहले इसमें रहते थे, क्वार्टर में जॉब करते थे, तो ये जब ये प्रोफेसर बने तब अपने पैसे से घर बनाए। 2024 में तो उनका जॉब लगा, तो फिर उसके बाद जमीन लिए, तो 2024 में तो जमीन ही लिए हैं, तो कहाँ से दे देंगे। हम सोचे कि ट्रांसफर करके हम अपने हस्बैंड के नाम, इनका तो बनेगा भी नहीं। ये लोग दूसरे का मतलब सेक है, बड़ा ही जात है इनका, तो आने पे सैयद है, हाँ, सैयद तो बड़ा जात है, नहीं बनेगा। हम सोचे, हाँ हाँ वही तो, खान लोग का सैयद लोग का नहीं बनता है, फिर फिलहाल लोग का। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है, तो और नहीं बनेगा। हाँ, सही बात है। अच्छा, कितना आदमी का दिमाग खराब होता है। अरे पैसा देने से डर नहीं लग रहा आदमी को, पता है डर लग रहा है कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हमको देख रहे हैं, पहले 10 ना 5 क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन आए। हाँ, तुम सुनो ना, ये क्या नाम है, सीएससी इस बार मेरा 3 क्वेश्चन से रुका है, पिछले टाइम 5 क्वेश्चन से रुका था। और 5 क्वेश्चन से रुका था। हाँ, फिर भी अगला बार तुम्हारा 70% था ना, कि 71 था, ऐसी था समथिंग, हाँ 70 था। है ना। तब हमको अभी सीएससी का डर लग रहा है सुषमा। सीएससी आरसी, पता है सीएससी देने जाएंगे ना तो खाली जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी यानी बंगाली लोग, बड़ा बड़ा बोस चटर्जी बनर्जी, वो लोग इंग्लिश मीडियम का सब स्टूडेंट रहता अच्छा। है, एकदम तेज तेज रहता है वो लोग, बहुत ज्यादा। उनके साथ कंपटीशन करना रहेगा। और मेरा खुद का ओबीसी का रहता तो मुझे बहुत टेंशन कम रहता, ओबीसी में सीट भी कम रहता, स्टूडेंट भी कम रहता, और पूरा वेस्ट बंगाल के साथ मेरे को कंपटीशन करना पड़ेगा सीएससी में, तो कहाँ से, मुझे चांस ही नहीं लग रहा। करेंगे ऐसे कोशिश। नहीं सोचिए, आप ऐसे सोचिएगा तो हम लोग का क्या होगा। ओबी हाँ नहीं, दीदी। ओबीसी का बात पे ना, अरे वैकेंसी नहीं ना निकाल रही है, वेस्ट बंगाल से तो ऐसे भी उम्मीद टूटा हुआ है। हम लोगों को वेस्ट बंगाल में निकालना चाहिए, वेस्ट बंगाल पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे देता है हिंदी मीडियम वालों लोग को, मतलब जो 2 लैंग्वेज बोलता है। जैसे खिदिरपुर कॉलेज में तुमको पढ़ाना रहेगा ना, तो हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं तुमको उस लैंग्वेज में पढ़ाना है, क्योंकि वो कॉलेज पूरा मुस्लिम एरिया में है और हिंदू एरिया में। तो वहाँ पे हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उस तरह का स्टूडेंट पढ़ता है, बंगाली नहीं पढ़ता है। तो कोलकाता में खिदिरपुर का जैसा बहुत कॉलेज है, तो हमको जैसे सर बताए थे कि जो बीपीएससी निकालती है ना, वेस्ट बंगाल पीएससी, ये निकलता है तो तुम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा,
वो हम लोगों को प्रेफरेंस किया जाता है ज़्यादातर, जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और सीएससी में ज़्यादा प्रेफरेंस बंगाली लोग को किया जाता है, जैसे बीबी कॉलेज, बीसी कॉलेज, इस तरह करता है, हम लोगों को भी करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कंपटीशन टफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा टफ नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों को ही लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। तो कहाँ निकालना बताओ तुम? निकाला भी तो आंध्र प्रदेश पीएचसी निकाला, भरेंगे फॉर्म आंध्र प्रदेश का। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मेरा लग जाएगा ना, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी तुमको 40-50 हज़ार रुपए दे रहा है। सुषमा बोली उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में कैसे होगा? प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ इंटरव्यू देने वाला रहता है, नेट सेट मांगेगा तुम्हारा, अच्छा। सिर्फ इंटरव्यू दे दो। वहाँ पे एपीआई स्क्वायर वगैरह नहीं चेक करता, ये बात है, या तुम्हारे किसी से जान पहचान उसके थ्रू हो जाएगी। तो वहाँ पे भी तुमको अच्छा सैलरी देता है, 50 देता है, 50-40 कम थोड़ी देता है। सुषमा तो बता रही थी कि उसकी बहन का शायद 40 देता, वो भी प्राइवेट कॉलेज में, और उसकी छोटी बहन। सुषमा का मुंह से सुने, और मेरी एक हाँ, फ्रेंड, वो हाँ रांची में है वो उसका। झारखंड में ढेर देता है, झारखंड में ढेर देता है। और मेरी एक फ्रेंड है, तो वो बिहार में है, तो वो बोली मेरे को 50 देता है, फ्रेंड नहीं मतलब सीनियर है, तो वो बोली मेरे को 50 देता है। तो हम बोले तब तो मेरे से अच्छा तुम ही रहो ना, जाके जॉब कर रही है, 50,000 रुपया कमा रही है, और क्या चाहिए। तो हम भी भरेंगे ना, आरती नहीं मिल रहा ना टाइम के, अब अप्लाई करे, एक जरा टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब बोलने का 2 आदमी, लेकिन चादर धो, कपड़ा धो, बर्तन धो, सब बोले हाँ, अकेला सारा काम कर देता होगा। सब काम पता है एकदम, एक एकदम जल्दी जल्दी एकदम पागल जैसा काम कर रहे हैं, इधर उधर एकदम, वो रूम साफ करो, हॉल साफ करो, किचन बालकनी, कपड़ा धोए, नोस्ट बनाए, तो न्यू नोस्ट तो बनाना पड़ेगा ना, पुराना जैसे ये पुराना नोस्ट है, इसमें भी मुझे चेक करना पड़ता है, कुछ नया ऐसा ऐड करना है तो करना पड़ता है तब। हाँ। तो मुझे अप्लाई करने का कहीं मौका नहीं मिला, मेरे हस्बैंड 1-2 कॉलेज में बोले, बात किए हैं, और वो बोले कि उनका तो ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज से दोस्ती रहेगा ना, वो तो उनको तो बोले कि हमको, बोले किसी किसी को, लेकिन उनका वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है, तो उनका दोस्ती भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर लोग से ही चलता है। फिर भी बोले हैं कि देखो, तो मेरा अगर प्राइवेट में हो जाएगा ना, तो फिर हम गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि मेरे जमशेदपुर में हो गया कोई कॉलेज में, हाँ, सही बात है। चुपचाप से हम अपना पढ़ाएंगे और कुछ नहीं, कि प्राइवेट निकलेगा तो निकलेगा, जब तब निकलेगा, कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा से 50,000 40,000 प्राइवेट रुपये। में तो फिक्स रहता है ना, जैसे एक बार हो गया हम्म। सिलेक्शन हाँ तो हो गया, है ना? हाँ, नहीं हटाता है, तो बल्कि अच्छा है। हाँ वो भी ठीक है तुमरा। अरे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो आशीष सर को पहचानती, तुमने पहचानती होगी, सुषमा ये लक्ष्मी पहचानती है। तो आशीष सर बोल रहे थे ना कि उस टाइम साल को सैलरी था शायद 80,000 रुपया था, तो सर मेरे को बोल रहे थे कि देखो मेरे को 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रहा अभी प्राइवेट एक कॉलेज। लाख 1 लाख पार है अभी। अभी सर लोग का अभी पार हुआ होगा 1 लाख, क्योंकि अभी कोलकाता यूनिवर्सिटी में ना सर हैं, लेकिन उस टाइम का बात बता रहे हैं। तो सर बता रहे थे ना कि हमको ना यहाँ पे हमको मिल रहा है 80,000 रुपया, और हमको ना बाहर का यूनिवर्सिटी से आया है, बोला हम आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया देंगे, आप मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाइए। तो हम बोले सर चल जाइए, तो सर बोले प्राइवेट कॉलेज है, तो हम बोला क्या हुआ सर चल जाइए, सर बोले दिमाग को से आएगा तो हम चले भी जाएंगे। तो सर यूनिवर्सिटी के थे, तो उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया देना तैयार था वो लोग, तब हम देखे, टाइम नहीं मिल रहा कि हम जमशेदपुर में खोजे कि कहाँ कहाँ कॉलेज है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई करे, सीवी जमा करे। हमें प्राइवेट खोज के ही करेंगे, नहीं करेंगे गवर्नमेंट के पीछे में भाई। और सर तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ ज्यादा जाते हैं। वो अक्सर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, पता नहीं, हमसे अब कोई बातचीत होता नहीं ना है और तुम जानती हो ना सर को, है ना। स्टार्टिंग में कुछ दिन तक बात उत की है, फिर आदमी इतना बिजी हो जाता है कि फिर बात बात नहीं करता। हाँ, अपने शादी वादी में भी नहीं पूछे किसी को, क्योंकि मेरा इतना जल्दी शादी हुआ था, हम अपने किसी फ्रेंड को दावत वात भी नहीं दी, हम चुपचाप से बस शादी कर लिए। मेरी बहन का शादी हुआ था तो हम सबको पूछे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। वो लोग रिसर्च करने के लिए जाते होंगे ऑस्ट्रेलिया, है ना। आदि। हाँ, क्योंकि सर बोले थे कि हम
वो एक सर देवाशीष नंदी थे ना, वो हमेशा जाते थे फ्रैंकफर्ट, हाँ देवाशीष नंदी। वो हमेशा फ्रैंकफर्ट स्कूल जाते थे, जर्मनी। हाँ अ, हम लोग के टाइम में एक मैम आई थी जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्कूल से, हाँ तो हम लोग भी अगर जाएंगे ना इंशाल्लाह, जो लेक्चर दे रही थी ना हम लोग तो सब उनका मुंह ही देख रहे थे, इतना अच्छी अच्छी भी लग रही थी, बोल भी रही थी ऐसा। हाँ वहां का तो इंग्लिश इतना स्पीड। हाँ हाँ, तो हम लोग का जब प्रोफेसर बन जाएंगे ना, तो हम लोगों का भी कनेक्शन बाहर का प्रोफेसर लोग से हो जाएगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस का ही। और हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इस कंट्री का जाना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। उस टाइम खुद पे खुद तुम्हारे अंदर ये आएगा अगर तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखी तब, तो खुद से तुमको जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो होता है, वो होता है। सारे प्रोफेसर लोग जो रहता है ना कि मेरा जॉब लग गया अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो लोग फिर नहीं आगे बढ़ता। अब जिसका रहता है कि नहीं, जैसे सर, जैसे लक्ष्मी बोले कि नहीं सर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो सर कंटिन्यू रखे होंगे अपना रिसर्च, वो रिसर्च करने जाते वो लोग। हम लोग को तो पहले जॉब मिल जाए उसके बाद कुछ सोचे। जॉब मिल जाएगा, कोशिश नहीं ना कर रहे हैं, हम बैठे हुए एकदम एक दिन में निकाल के देखे नहीं कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है। और मेरे हस्बैंड में से रिज्यूमे मांग रहे हैं तो हम दे भी नहीं रहे बना के। अब रिज्यूमे बनाओ सब चीज तब तो दो, तुम दिमाग खराब हो गया। एक दिन दिए थे तो बोले नहीं ऐसा रिज्यूमे नहीं चलेगा, तो दूसरा बना के देना पड़ेगा, इस वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी का टाइम बड़ी नींद नहीं लगता। डब्ल्यू रॉस्टो एक एमिनेंट इकोनॉमिक, पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी बता दे। लक्ष्मी तुम ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ सीरीज ऑफ 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड थ्रू द which all country must pass to reach the ultimate destination of developed country। बोला कि डेवलप कंट्री कैसे डेवलप हुई है, वो 5 स्टेज से गुजरी है। तो उसी तरह अंडर डेवलप कंट्री में भी, अंडर डेवलप कंट्री जो है ना उसी तरह डेवलप होगी जब उसके अंदर 5 स्टेज जो है उसका ट्रांजेक्शन होगा। ये बोल रहे हैं कि जैसे डेवलप कंट्री में भी ऐसा ही हुआ था कि पहले 5 स्टेज आया था तब जाके डेवलप की है, तो उसी तरह अंडर डेवलप कंट्री को भी अपने अंदर वो हिस्टोरिकल प्रोसेस को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो वो है पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी। सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। रोस्टो बोलते एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जो 5 स्टेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, रोस्टो के अकॉर्डिंग 5 ट्रांजेक्शन करना होगा या 5 स्टेज से गुजरना होगा। 5 इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेज से क्या करना होगा, गुजरना होगा, है ना। तो पहला स्टेज क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो पहला स्टेज हो गया ट्रेडिशनल सोसाइटी, पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी को क्रॉस करना होगा। उसके बाद प्री कंडीशन फॉर ए टेक ऑफ, उसके बाद आपको प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ से गुजरना होगा। उसके बाद टेक ऑफ पीरियड, टेक ऑफ पीरियड में आना पड़ेगा। पहले देख लो क्या बोला कि टेक ऑफ से पहले का कंडीशन, फिर बोला कि टेक ऑफ वाला कंडीशन, समझ में आ रहा ना। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्री कंडीशन टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ से पहले का कंडीशन, उसके बाद टेक ऑफ और फिर मैच्योरिटी लेवल, और लास्ट में हो गया स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। मुझे एक बार तुम लोग यहाँ पे बताओ कि पहला स्टेज क्या है, उसके बाद में बताऊंगी तुम लोगों को। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद प्री टेक कंडीशन, ऑफ प्री कंडीशन टेक ऑफ, फिर खाली टेक ऑफ पीरियड, टेक ऑफ फिर मास मैच्योरिटी, कंजम्पशन फिर मैच्योरिटी, मेच्योरिटी फिर हाई मास ऑफ मास कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, फिर है डेविड एप्टर। डेविड एप्टर जो है ये बुक लिखते हैं, ये बुक एग्जाम में बहुत बार आई, अगर 5-6 बार बोले भी तो कम है। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 की बुक है। डेट में कंफ्यूजिंग अगर होगा तो डेट मत याद करना, क्योंकि ये थोड़ा बुक, डेविड एप्टर का बुक हमको लगता है कि हम एक जगह पढ़े तो 66 दिया हुआ था, तो इसलिए खाली बुक का ही आता है, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन
ये बुक जो है ये बताएगी कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह से प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग पॉलिटिकल सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस को समझाएगी। एफ्टर बोलते हैं कि 4 स्टेज को फॉलो करना होगा, तब जाके मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस होगा। ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 5 स्टेज बताया है ना, और यहाँ पर ये डेब्यूट आफ्टर क्या बोलते हैं कि आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के लिए, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के लिए 4 स्टेज से आपको होकर जाना होगा अकॉर्डिंग टू डेब्यूट आफ्टर। पहला इन्होंने बोला स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोल। सबसे पहला जो स्टेज है उसमें आपको पहले जानना होगा, फिर कंट्रोल करना होगा। किसी भी चीज को पहले आप जानोगे तभी तो कंट्रोल करोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे भाई। चलो, उसके बाद बोला स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड काउंटर एक्शन। ठीक है, ऐसा स्टेज कि पहले रिएक्शन करो फिर काउंटर एक्शन करो। ठीक है, मतलब पहले अगर तुमको कोई मार रहा है उसके बाद तुम काउंटर करो। काउंटर का मतलब क्या? कि अगर कोई मुझे 1 गोली चला रहा है तो हम उसको काउंटर में 2 गोली चलाएंगे। तो पहले स्टेज ऑफ रिएक्शन देखो कि उधर से तुमको क्या कर रहा है। अगर तुमको 1 गोली मार रहा तब तुम काउंटर एक्शन करके 2 गोली मार दो। ठीक है, हम खाली याद करने का तरीका बता रहे। बाकी पहला स्टेज है कॉन्टैक्ट कंट्रोल, दूसरा है रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, तीसरा है कॉन्ट्रोडिक्शन एंड इमेंसिपेशन। ये 3 स्टेज है मॉडर्नाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम में होने के लिए। स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जनरेशन सोल्यूशन, बोला स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जनरेटिव सोल्यूशन। एग्जाम में आएगा, तुमको याद रखना है कि जो न्यू है वो सबसे लास्ट में है ना। देखो भाई, मुझे पहले बताओ कि पहला का नाम क्या था? कॉन्टैक्ट कंट्रोल, कॉन्टैक्ट। दूसरा का नाम क्या था? रिएक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन। तीसरे नंबर का क्या था? कॉन्ट्रोडिक्शन एंड इमेंसिपेशन। फोर्थ नंबर क्या है? न्यू जनरेशन। सर्च फॉर न्यू जनरेशन। चलो आ जाओ। एडवर्ड सिल जो है वो भी क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। बोल रहे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो 5 कैटेगरी से हुआ है। पहला इन्होंने बोला एडवर्ड सिल, ये भी एग्जाम में आता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मैं इसको कलर चेंज कर देती। ये बोले कि अगर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, पहला हम लोग पढ़े इकोनॉमिक, फिर पढ़े मॉडर्नाइजेशन, अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इन्होंने बोला 5 कैटेगरी, मतलब इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का 5 टाइप है। अगर किसी कंट्री में एक सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज होता है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव है ना, हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कंपटीशन, मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कंपटीशन है, ढेर सारा मल्टीपल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोग कर रहे हैं, तो वहां पर ही आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया में ये सारा चीज है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कंपटीशन, ये सब है। तो यानी उस कंट्री में आपको बोला कि दुनिया में जितनी भी कंट्री है ना, वहां पे आपको 5 टाइप का ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगर किसी कंट्री ऐसी है जहाँ पे अच्छे से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का टाइप, ठीक है। फिर बोला टोटली डेमोक्रेसी, ये भी क्रोनोलॉजिकल में आता है, ठीक है। टोटली डेमोक्रेसी में बोला कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहां इलेक्टेड ऑफिसर ओवरसीन गाइड बाय द नॉन इलेक्टेड अथॉरिटीज, मिलिट्री एंड रिलीजियस लीडर। एक ऐसी कंट्री जहां पे मिलिट्री रूल कर रही है या रिलीजियस लीडर रूल कर रही है। ईरान, सऊदी अरेबिया। तुम्हारा, तुम वाला स्टोरी अभी सुनी थी, तुम लोग सुनी थी कि नहीं सुनी थी, मुझे पता था। दुबई में, यूएई में एक औरत जो थी अपने, एक औरत थी वहां का, दुबई का स्टोरी क्या है मैं बता दे रही हूँ। दुबई में अगर तुमको वहाँ परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए, तो अगर लड़का है तो वहाँ का लड़की से शादी करके तुम परमानेंट सिटीजनशिप ले सकती हो, और अगर लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से करके। तो उसी तरह एक लेडी थी, तो उसको वहाँ पे रहना था, होटल खोलना था। होटल खोलने के लिए तुमको वहाँ का सिटीजनशिप होना जरूरी है, और सिटीजनशिप होने के लिए तुमको किसी से शादी करना जरूरी है। तो वहां पे एक लेडी क्या की थी कि एक जेंट्स से शादी करके बन गई थी, तो उस लेडी क्या की, वो आदमी को मार दी तो उसको फांसी मिलने वाला था, अभी हाल ही का बात। तो यहाँ का जो मौलाना लोग था, तो वहाँ का गवर्नमेंट को अपील नहीं किया,
वहाँ के मौलाना साहब को अपील किया कि सर आप उस औरत को छोड़ दें, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है, गलती से वो मार दी थी, ठीक है। तो उस तरह के कंपनी कंट्री को कहाँ बोलेंगे, जहाँ पे रिलीजियस लीडर हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो लेकिन लीडर को नहीं, रिलीजियस लीडर हो। ये मेरे जैसे इंडिया में है ना, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री तुमको पीछे से रूल करती है, तुमको देखने को खाली मिलेगा कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर है लेकिन सारा डिसीजन मिलिट्री का होता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को हम बोलते हैं टोटलिटेरी डेमोक्रेसी। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, पहला हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा। थोड़ा अच्छा हो गया टोटली डेमोक्रेसी, कम से कम डेमोक्रेसी तो है भाई। रिलीजियस है तो का, रिलीजियस है तो क्या, डेमोक्रेसी तो है, ठीक है। उसके बाद आ गया मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, एक सिस्टम जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट कंट्रोल करता है पॉलिटिकल पावर पर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट ऑफन प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। एक ऐसा कंट्री जहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, लोगों का, लेकिन वो एक इलीट ग्रुप है। इलीट ग्रुप मतलब क्या, कोई बिजनेसमैन का ग्रुप है, वो गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह मतलब अब वो सोच रहा है कि हम कंट्री को क्या कर देंगे, पूरा मॉडर्नाइज कर देंगे। कंट्रोल करा हुआ खुद एक इलीट ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, अमीर ग्रुप, अमीर लोगों का एक ग्रुप है, और वो पूरे कंट्री को चला रही है। वो चाह रही है कि हम कंट्री को क्या कर दे, मॉडर्नाइज कर दे। अगर ऐसा किसी कंट्री में सिस्टम है तो उसको बोलेंगे मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, ठीक है। बोले एक हाई सेंट्रलाइज ऑथोरिटी सिस्टम जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप एलिट जो मेंटेन करेगा पूरा जिंदगी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, हर एस्पेक्ट पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटलिटेरियन ओलिगार्की। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनल ओलिगार्की, एक सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल पावर इसीलिए आ रही है हैंड ऑफ व्यू ऑफ इन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बेस पे। जैसे अगर मान लो कि जैसे अभी मान लो कि अगर इंडिया में भी हेरिडिटी रहती तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बेटा है वो प्राइम मिनिस्टर बनता, फिर उनका जो बेटा है वो प्राइम मिनिस्टर बनता, इस तरह से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ओलिगार्की में क्या बोला कि पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है ना, और वो पावर क्या करेगी, अपने मान लो कि आदमी है, अब इसका जो बेटा है उसको पावर देगी, इसका जो बेटा है उसको देगी, उसका जो बेटा है उसको देगी, इस तरह से पावर हेरिडिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम के फॉर्म को बोलते हैं ट्रेडिशनल ओलिगार्की। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं। पहला क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, टोटलिटेरियन ओलिगार्की और ट्रेडिशनल ओलिगार्की। अरे वाह, ठंडा किसको किसको लग रहा है, खाली मेरे को लग रहा, बाप रे बाप, ठंडा जाने का नाम नहीं ले रहा। हाँ ठंड है अभी भी। अरे हमको तो जगह से धूपा नसीब नहीं होता, एकदम तरस जाते धूपा बैठने के लिए, लगता है जाके नीचे बैठे धूपा में, लेकिन डर लगता है। भाई ये देख लेते हैं लूशन पाई। लूशन पाई जो है, लक्ष्मी समझ में आ रहा क्योंकि आरसी का पढ़ा हुआ है, वो नहीं बोलेगी मुझे कि जब नहीं समझ में आ रहा। तुम बोलना क्योंकि आरसी का पढ़ा हुआ तो उसका रिवीजन ही हो रहा, तुमको नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है। लूसियन पाई जो है फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज मैनर में डिफिनेशन दिया। ये बोलते हैं कि इनके बुक का है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें ये हाईलाइट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिटिकल के लिए। ये बोलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट तब होगा जब पॉलिटिकल पेरिफेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो समझ जाओ कि वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी अपने आप हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लुसियन पाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज ए पॉलिटिकल टाइपिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सोसाइटी, अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, ठीक है, तो समझ जाओ वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लुसियन पाई बोले अगर किसी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। अगर किसी कंट्री में जो नेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द ऑपरेशन ऑफ ए नेशन, नेशन स्टेट, अगर किसी कंट्री में नेशन स्टेट को ऑपरेट किया जा रहा है, नेशन स्टेट क्या सब चीज को ऑपरेट कर रही, समझ जाओ कि वहां पे क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लुसियन पाई बोल रहे लुसियन पाई बोले अगर किसी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या,
जहाँ पे आईएएस ऑफिसर काम कर रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब है ना, अगर वो अच्छा है, वो डिप्लॉयमेंट, समझ जाओ कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट जो है वो मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन है। बोला अगर पॉलिटिकल जहाँ पे मोबिलाइजेशन हो रहा, पार्टिसिपेशन हो रहा, समझ जाओ कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी बिल्ड है तो समझ जाओ पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, अगर किसी कंट्री में बोला कि ऑर्डरली हर चीज चेंज हो रहा है, स्टेबल है हर चीज, डेमोक्रेसी स्टेबल है, कोर्ट स्टेबल, तो समझ जाओ वहां पर ही पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। अगर किसी कंट्री में मोबिलाइजेशन है, पावर है, तो समझ जाओ पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। ये सब लूसियन पाए बोल रहे हैं। तुम लोग वो वाला बुक पढ़े ही, रुक जाओ। गया डिलीट हो गया बुक, नहीं नहीं हुआ, होगा होगा नीचे होगा। इन्होंने बोला कि हम लोग तो सुन लिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा। इन्होंने बोला पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए 3 एस्पेक्ट का होना जरूरी है। अगर इक्वालिटी है, अगर कैपेसिटी है लोगों में, अगर डिफरेंशिएशन है कि कौन पर्सन क्या काम करेगा, तो तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ये 3 एस्पेक्ट के थ्रू पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। और अगर तुम्हें किसी कंट्री का पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखना है तो जाके चेक करो, वहाँ इक्वालिटी है, कैपेसिटी है, डिफरेंशिएशन है, अगर है तो समझ जाओ कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंग टू लुसियन पाल। ठीक है, बाकी सब पढ़ने का तो जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बोला कि जहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे पॉलिटिकल डीके भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखा, बुक एग्जाम में आता है, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। इस बुक में बोला डीके नहीं होता, डीके तो हंटिंगटन बोलता है, ये क्राइसिस बोलता है। ये बोला कि भाई जहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वहाँ पे क्राइसिस भी होगा। तो अगर आप ये 6 चीजें तो समझ लो कि क्राइसिस है। आई लव पानीपुरी यू डिड देख लो, आइडेंटिटी, लेजिटिमेसी, पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफिकेशन। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत 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 बार आया हुआ। आइडेंटिटी, लेजिटिमेसी, पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफिकेशन। अगर ये 6 चीज में से एक भी है तो समझ जाओ वहां पर क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। ठीक है, जब बहुत नींद लगता, बाप रे बाप। हम इतना सवेरे उठते हैं ना, इसमें लगता 6:20 में उठते हैं। चलो देखो नेक्स्ट। देखो भाई, अभी हम लोग पढ़े कि लुसियन क्या क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए 3 एस्पेक्ट का होना जरूरी है। कौन कौन सा बताओ? इक्विटी, कैपेसिटी, इक्विटी नहीं है, इक्वालिटी है। हाँ, इक्वालिटी, कैपेसिटी और बताओ। डिफरेंशिएशन। हाँ, ये बोल रहे कि भाई सुनो, एक सारों कहते हैं पॉलिटिकल डिपेंडेंस में जरूरी है इक्वालिटी और कैपेसिटी के बीच में मेंटेन बनाए रखना। डिफरेंशिएशन को हटा दो, अगर डिफरेंशिएशन रखोगे तो पॉलिटिकल डिप्लोमेंट ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंटेन दिस द बैलेंस हेल्प द प्रिजर्व एंड लेवल ऑफ द डिफरेंशिएशन within the political system which is the trend that promotes greater equality and capacity. If a political development advance in only one of this area, it risk heading toward breakdown. क्या बोला इसने? बोला कि अगर हम लोगों को बैलेंस बना के रखना है, कैपेसिटी और तुम्हारा किसके अंदर, इक्वालिटी के बराबर। बोला अगर तुम इसके अंदर डिफरेंशिएशन को फिल रखते हो, ठीक है, तब क्राइसिस हो जाएगा। ये क्राइसिस का नाम है डिफरेंट ट्रैप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिप्लोमेंट ट्रैप किसने दिया, तो रिक्स ने दिया। हाँ, रिक्स ने दिया। ठीक है,
आई स्टैंड व्यू। पॉलिटिकल डिप्लोमेट के लिए इन्होंने 4 की को अडॉप्ट किया। इन्होंने बोला कि अगर किसी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिप्लोमेट हो सकता है। इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी को बढ़ाने की बात की। इन्होंने बोला कि पावर पॉलिटिकल जो है वो ब्रॉडिंग होना चाहिए। इन्होंने बोला इलिट, मतलब इन्होंने कौन कौन टाइप दिया भी पढ़ेंगे। डिप्लोमेट ऑफ स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट ड्राइव स्पेसिफिक पॉलिटिकल गुड्स, है ना। बोला कि अगर किसी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वहाँ पर ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हर चीज का है, तो वहाँ वहाँ पे पॉलिटिकल डिप्लोमेट है, ठीक है। तुम खाली हेडिंग याद कर लेना। आज स्टैंड व्यू दिया था कि 4 तरह का पॉलिटिकल डिप्लोमेट के लिए होना चाहिए फीचर्स, क्या क्या, अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए क्रिएट करने के लिए। सेंट्रल अथॉरिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना चाहिए, और इलिट के मॉडर्नाइजेशन को चेक करना चाहिए, है ना। बोला कि जो पुराना ट्रेडिशनल है ना उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, इस टाइम बाद हम थोड़ा पानी पी कर आते हैं, ठीक है, मुझे नींद बड़ा लग रहा हाँ है। ठीक है। हाँ, ठीक है। एस एन स्टैंड का बुक है ट्रेडिशन चेंज मॉडर्निटी, ठीक है। बोले कि एस एन स्टैंड जो है इन्होंने एक ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी दिया था, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसने ऐसे लिखा था, तो एस एन आई स्टैंड। इनका बुक का नाम क्या है, ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्न। देख लो, इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एस एन आई स्टैंड दैट का बुक है ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, ठीक है। आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। हम ही जब सोंगे, टीचर जब सोगा, तो फिर बताओ कितना गलत बात है। आ जाओ, एल्मेट एंड, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। एल्मेट, गैबर्ड एल्मेट जो है वो बोलते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो 4 तरह का होता है। इन्होंने बोला कि पहला जो इंटरेस्ट ग्रुप है, पहला है, देख लो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, आई है और डबल ए है, ट्रिपल ए है। मैं बता रही हूँ कैसे। आई है ट्रिपल ए, क्योंकि एग्जाम में ना गलत दे देता है, ए दे देगा बार बार, ठीक है। तो तुम एक चीज देख लो, अब तुम बोलोगे कैसे ट्रिपल ए, देख लो। एक तो हो गया इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। फिर हो गया एक एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। फिर हो गया नॉन एसोसिएशन, तो नॉन के साथ ए लगा हुआ है, एग्जाम में गलत दे देगा, कैसे बता रहे, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप करके। अब तुमको कंफ्यूजन लगेगा कि नॉन इंस्टीट्यूशन था या नॉन एसोसिएशन था, है ना। तो मैं तुम लोगों को सीधा सीधी बोले, तुम आई ट्रिपल याद करना, आई ट्रिपल ए। आई से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ए से एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, और एक ए से नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, और एक और ए से अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप। बताओ याद हुआ कि नहीं मुझे, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशन, नॉन एसोसिएशन और इंटरेस्ट याद हो गया, एनोमी ग्रुप। अब देखो, बोला जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है वो क्या है, बोला वो सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। या गवर्नमेंट एजेंसी होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, या मिलिट्री, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह होंगे। मेंबर जो है अक्सर ऑटोमेटिकली लिंक होता है ऑफिस की पोजीशन से। बड़ा बड़ा आईपीएस ऑफिसर जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप का मेंबर होगा। एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, बोले कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो ट्रेड यूनियन, बिजनेस, या कॉलेज में भी जो यूनियन वगैरह होते हैं उनके मेंबर होंगे, ठीक है। मेंबरशिप जो वॉलेंट्री होता है, करना, मेंबरशिप बनना बनो, नहीं बनना मत बनो। नॉन इंटरेस्ट ग्रुप, ये अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप, देखो ये अचानक आता है, स्पोटेनियस, अनऑर्गेनाइज होता है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। ये इमर्ज होता है रिस्पॉन्ड टू सडन इवेंट ग्रीवेंस, कुछ ये अचानक आता है, अचानक किसी वजह से हो, जैसे कोविड हो। कोविड तो चलो हम उसको बीमारी बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो कोविड भी एक तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सडनली आ गया था, है ना। इसका एग्जाम्पल राइट्स, राइट तुम्हारा सडनली होता है, प्रोटेस्ट सडनली होता है, मॉब, है ना, ये सब क्या है, सडनली होने वाला चीज, ठीक है। न्यूज में आ रहा था कोविड मतलब अमेरिका के थ्रू फैलाया गया था। क्या बोला,
कोविड अमेरिका के थ्रू फैलाया गया था। नहीं, वो चाइना के थ्रू फैलाया गया था। सबसे पहले चाइना में आई थी ना नहीं थी, कोविड। हाँ हाँ, तो उसको फंसाने के लिए बिल गेट्स के थ्रू ही हुआ है, बोला जा रहा है। पता नहीं, अभी अमेरिका तो बहुत सुर्खी पे बना हुआ है। एक तो वो वाला स्टेपन फाइल की वजह से स्टेपन फाइल जो है उसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा दिखाता है, अभी बहुत सुर्खियों पे है। और अभी तुम बोल रही तो पता नहीं, हाँ अभी कुछ भी कर सकता हो, बहुत ही गलत कंट्री। तुम हाँ, वैक्सीन के लिए ही कुछ। अभी तो वैक्सीन भी जो दे रहा है तो उससे भी तो कितने सारे लोगों का जान चला जा रहा है। मेरी बहन क्या है डिलीवरी कराने के लिए, सुनो, तुमने सुनेगी तो हैरत करेगी। हम जिस दिन हम बोले ना कि मेरी बहन का डिलीवरी हम जा रहे हैं, तो नहीं उससे पहले, सॉरी सॉरी, लास्ट डेट लेने गई थी मेरी बहन, सती का लगन डेट लेने गई। तो बोली कि तुम कोविड का दवा कितना ली हो, कोविड का इंजेक्शन कितना ली हो कोविड का इंजेक्शन ली हो, नहीं लेना था हम लोग को वो। तो बोली नहीं कि मेरी बहन को याद नहीं था, तो बोली एक लिए, तो बोली तब तुम बच गई। तो बोलते कि तब तुम बच गई चलो। तब घर आई तो मेरे को बोली हम रहते 2 गोली। हम बताया उसको कि तो एक जगह यहाँ गए थे, एक जगह वहां गए थे, तो याद आया। तब बोल रही हाँ रे। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग कॉल करके बोले कि नहीं 2 गोली है। तो उसी हिसाब से तैयारी की। हम लोग को कोविड का दवा नहीं लेना चाहिए। कोविड क्या किया है पता है, हम लोग को तो उतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर जो इंसान नशा किया, जैसे तुम देखना, तुमको बता रही, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का जब डेट हुआ, फिर और भी तो के सिंगर, कितना बड़ा के सिंगर था, के सिंगर, सिद्धार्थ शुक्ला, हाँ, उसके बाद तुम्हारा सुपारी जड़ी वाली, ये लोग जो इतना जो सडनली जो इन लोगों का डेट हुआ, तो कैसे डेट कर गया वो लोग। देखो, उसको बोला जाता है कि वो गोरा होने का इंजेक्शन लेती थी, ठीक है। सिद्धार्थ शुक्ला को भी बोला गया कि हाँ, शायद वो कांटा लगा हीरोइनिट हुआ। हाँ कांटा लगा वाली। और वो बिग बॉस में भी आई थी। सिद्धार्थ शुक्ला को भी सब बोलता है कि वो बॉडी का कुछ इंजेक्शन लेता था। और के भी, उसको भी हार्ट अटैक हुआ, इतना बड़ा सिंगर था वो, ठीक है। तो वो कैसे गया, आखिर कैसे, उसका डॉक्टर लोग बताया, मेरे पढ़े थे उसके बारे में, कि जो इंसान अगर किसी चीज का इंजेक्शन ले रहा है, या जो इंसान नशा कर रहा है, उस पे कोविड का दवा ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक एक देखो, ये कमजोर चीज है, ठीक है, तुम्हारा बॉडी कमजोर हो रहा है, भले ऊपर से तुम वो ठीक कर रहे हो, लेकिन वो तो कमजोर करेगा। और एक ऐसा चीज है, ठीक है, तो इस पे तुम कोई भारी चीज डालोगी तो ये फौरन टूट जाएगा, लेकिन इस पे डालेगी तो तुमको रोक के लगा रखा हुआ है। तो डॉक्टर लोग वही बोला है कि जो इंसान कोई नशा नहीं करता है ना, तो वो कोविड के दवा को टॉलरेट कर पा रहा है, हालांकि उसका भी बॉडी को करेगा इफेक्ट, नुकसान कर रहा होगा ना किसी न किसी तरीके से, लेकिन जान नहीं लेगा। और जो लोग इंजेक्शन ले लिए हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी, अगर लड़के हैं तो वो लोग अपना बॉडी बढ़ाने के लिए लेते हैं, और लड़कियां गोरा रहने के लिए, फेस पे ग्लो लाने के लिए इंजेक्शन वगैरह लेती है। तो वो एक नशा हाँ, टाइप का हो गया। कोलेजन बूस्टर। हाँ, कोल्ड बूस्टर बहुत डेंजर चीज है, नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के एडवाइस का, ठीक है। तो वो सब क्या है, तुम्हारे बॉडी को नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो उस पे कोविड का जो लिया है ना, तो उससे हार्ट हार्ट नहीं संभाल पा रहा, और हार्ट अटैक आ जा रहा है लोगों को, ठीक है। तो अब देखो, हम तो पढ़े थे कि चाइना लाया था, लेकिन तुम बोले अमेरिका लाया था, मैं भी ला सकता, नहीं पता। अभी तो इतना कैसे ही अपना केस में फंसा हुआ है, वेनेजुएला पे अटैक किया, क्या क्या कर रहा है। तो देखो, अगर तुमसे पूछे कि राइट्स किस में आएगा, प्रोटेस्ट किस में आएगा, मॉब किस में आएगा, तो अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। ये अनप्लान्ड होते हैं, ये इमोशनल होते हैं, लेकिन कभी कभी वायलेंट भी होते हैं। हाँ, दिल्ली में जो तुम्हारा क्या नाम, एनआरसी के लिए जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो एक अनप्लान था, इमोशनल था, लेकिन वायलेंट नहीं था। वायलेंट कुछ कुछ कभी कभी हो जाता, वो अलग बात है ना। ये हो गया। या दिल्ली में जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, वो भी तुम्हारा क्या था, इमोशनल था, लोगों की फीलिंग से जुड़ी हुई थी, और अनप्लान था, कोई पहले से बहुत दिन से कोई प्लान करके नहीं बैठा था, बस सडनली आया लोग और प्रोटेस्ट करने लगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिल्ली में राइट्स भी जो हुआ था तुम्हारा, जो लोगों को मारा गया था हिंद मुस्लिम इलाका में जाके, क्योंकि वो लोग ये कर रहे थे, तो वो राइट्स, तो वो भी सडनली था, कोई ये नहीं था, पहले से प्री प्लान नहीं था, है ना। तो वो ये प्री प्लान नहीं था। इससे बी से क्वेश्चन आता है कि स्पोटेनियस कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है, तो अनोमिक। तो अनऑर्गेनाइज कौन होता है, तो अनोमिक। तो राइट्स कहाँ किसका एग्जाम्पल है, अनोमिक। प्रोटेस्ट किसका, अनोमिक, है ना। अनप्लान कौन होता है, अनोमिक। इमोशनल कौन होता है, अनोमिक, है ना। चलो अब ये वाला मैं खत्म करके पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, कंप्लीट वीडियो, 1-2 दिन में कॉम्पिटेटिव कंप्लीट हो जाएगा।